विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव कुमार लवानिया, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर, आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं, जो आपके साथ साझा कर रहे हैं, वो है प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म। यह अगस्त कॉम्ट का एक सिद्धांत है। अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। ही नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। वो फ्रांस से ताल्लुक रखते हैं। अगस्त कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद को समाजशास्त्र में इंट्रोड्यूस करके उसको वैज्ञानिक बनाने का भरसक प्रयत्न किया है। प्रत्यक्षवाद कॉम्ट के चिंतन का वो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है जिसके द्वारा उन्होंने समाजशास्त्रीय अध्ययन को एक वैज्ञानिक रूप देने का प्रयास किया। प्रत्यक्षवाद के जन्मदाता के रूप में कॉम्ट ने इसके आधार पर अनेक अवधारणाएं विकसित की, लेकिन उन्होंने न तो प्रत्यक्षवाद की कोई सुनिश्चित व्याख्या की और न ही इसे एक सुसंबद्ध सिद्धांत बनाया। उनकी दो प्रमुख रचनाएं द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी और दूसरी सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी में देखने को मिलता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कॉम्ट से पहले सभी सामाजिक विज्ञान दर्शन के अधिक निकट थे। उस समय तक किसी ऐसी अध्ययन पद्धति को विकसित नहीं किया जा सकता था जिसके द्वारा सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जा सके। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कॉम्ट द्वारा प्रत्यक्षवाद कोई नियम अथवा सिद्धांत न होकर अध्ययन की एक ऐसी प्रणाली है जिसकी सहायता से कॉम्ट ने सामाजिक अध्ययन करने तथा समाज शास्त्र को वैज्ञानिक रूप देने पर जोर दिया। इसे स्पष्ट करते हुए जे.एस. टर्नर ने लिखा है, कॉम्ट द्वारा प्रत्यक्षवाद के रूप में वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग का उद्देश्य समाजशास्त्र को नए विज्ञान का रूप देना तथा इसे सामाजिक दर्शन से पृथक करना था। जहां तक प्रत्यक्षवाद के अर्थ की बात है, मीनिंग ऑफ पॉजिटिविज्म की बात है, प्रत्यक्षवाद का अर्थ घटनाओं का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करके किसी संदर्भ निष्कर्ष तक पहुंचना है। फ्रांसीसी परंपरा में पॉजिटिव शब्द का प्रयोग एक ऐसे दृष्टिकोण के लिए किया जाता है जो रचनात्मक, निष्पक्ष अथवा यथार्थ अवलोकन पर आधारित हो। कॉम्ट ने यह स्पष्ट किया कि प्राकृतिक विज्ञानों का इसीलिए तेजी से विकास हुआ कि इनके द्वारा विभिन्न पदार्थों का अध्ययन कल्पना के आधार पर न करके निरीक्षण, परीक्षण तथा वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञान यह मानकर चलते हैं कि प्रत्येक पदार्थ की प्रकृति तथा उनसे संबंधित व्यवहार कुछ अपरिवर्तनशील नियमों पर आधारित होते हैं। यह दृष्टिकोण रचनात्मक, निष्पक्ष और यथार्थ है। इसीलिए हम प्रत्यक्षवादी या पॉजिटिव दृष्टिकोण इसे कहते हैं। पदार्थ तथा प्राकृतिक घटनाओं के समान सामाजिक घटनाएं भी कुछ निश्चित नियमों से अनियंत्रित आधार पर नहीं समझी जा सकती। प्रत्यक्षवाद ही एकमात्र यह तरीका अथवा प्रणाली है जिसके द्वारा घटनाओं का अवलोकन, परीक्षण तथा वर्गीकरण करके विभिन्न घटनाओं के पारस्परिक संबंधों और उन्हें नियमित करने वाले नियमों को समझा जा सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि निरीक्षण, परीक्षण तथा वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक विधि द्वारा सारी घटनाओं को समझना ही प्रत्यक्षवाद है। जहां तक बेसिक अजम्पशन ऑफ पॉजिटिविज्म की बात है, तो प्रत्यक्षवाद के अर्थ से स्पष्ट हो जाता है कि कॉम्ट के अनुसार प्रत्यक्षवाद अध्ययन की एक विशेष पद्धति है जिसका उद्देश्य सामाजिक घटनाओं के अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक और यथार्थ बनाना है। प्रत्यक्षवाद की प्रकृति को समझने के लिए इसकी उन मौलिक मान्यताओं अथवा विशेषताओं को समझना है जिनका कॉम्ट ने अपने विभिन्न लेखों में उल्लेख किया है। जैसे नंबर 1 अगर हम समझें तो सामाजिक घटनाएं निश्चित नियमों पर आधारित है। कॉम्ट का मानना है कि जिस तरह प्राकृतिक घटनाएं आकस्मिक रूप से घटित नहीं होती बल्कि निश्चित नियमों पर आधारित होती हैं, उसी तरह सामाजिक घटनाएं भी कुछ निश्चित नियमों के द्वारा संचालित होती हैं।
प्राकृतिक विज्ञानों में इस घटनाओं को प्रभावित करने वाले नियमों को अवलोकन, परीक्षण, वर्गीकरण एवं तर्क के आधार पर ज्ञात किया जाता है। यह प्रत्यक्षवादी अथवा वैज्ञानिक विधि है, पद्धति है, जिसका सामान्य घटनाओं को संचालित करने वाले नियमों की खोज करने में भी उपयोग किया जा सकता है। नंबर 2, बात करें यथार्थ ज्ञान पर आधारित। कॉम्ट का कथन है कि प्रत्यक्षवादी किसी संयोग अथवा अनुमान पर आधारित न होकर ऐसे यथार्थ ज्ञान से संबंधित हैं जिसे अवलोकन और परीक्षण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यही कारण है कि इसके द्वारा किए जाने वाले अध्ययन तथा उनसे प्राप्त निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय होते हैं। चिंतन के धार्मिक स्तर पर सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण विश्वासों पर आधारित होता है, जबकि तात्विक स्तर पर इन घटनाओं के विश्लेषण में अनुमान तथा नैतिक मानदंडों को अधिक महत्व मिलने लगता है। इसके विपरीत प्रत्यक्षवाद यह दर्शाता है कि इसमें केवल यथार्थ ज्ञान अथवा वास्तविकता को ही महत्व दिया जाता है। इस संबंध में रॉलिक चैम्बर्स ने लिखा है कि प्रत्यक्षवाद काल्पनिकता की जगह वास्तविकता पर आधारित है। प्रत्यक्षवाद की इस मान्यता से स्पष्ट होता है कि इसमें कल्पना, अनुमान अथवा नैतिक मापदंडों को कोई स्थान नहीं है। नंबर 3, अध्ययन की एक वैज्ञानिक प्रणाली। कॉम्ट ने जिस रूप में प्रत्यक्षवाद की विशेषताओं का उल्लेख किया है, उससे स्पष्ट होता है कि प्रत्यक्षवाद कोई अवधारणा या सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह अध्ययन की वैज्ञानिक प्रणाली है। इन प्रणाली में अवलोकन, परीक्षण, वर्गीकरण एवं तार्किकता को अपनाते हुए पहले उनका पक्षपात रहित होकर अवलोकन किया जाता है, फिर विभिन्न प्रकार से अवलोकन किए गए तथ्यों का परीक्षण करके घटनाओं का इस तरह वर्गीकरण किया जाता है कि जिससे विभिन्न विशेषताओं के तथ्यों का परीक्षण करके घटनाओं का इस तरह वर्गीकरण किया जाता है जिससे विभिन्न विशेषताओं की समानताओं और असमानताओं का विश्लेषण करके सामान्य नियमों को समझा जा सके। घटनाओं के सहसंबंधों को समझने के तर्क का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस संदर्भ में बोगार्स का कथन है कि कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद विश्व की ओर विशुद्ध बौद्धिक ढंग से देखने से संबंधित है, जिसमें हमारा मस्तिष्क घटनाओं के निरीक्षण एवं वर्गीकरण पर ही केंद्रित होता है। नंबर 4, तार्किकता पर बल। तार्किक क्षमता विज्ञान की एक आवश्यक विशेषता है। यही कारण है कि कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद में बौद्धिक क्रियाओं को अधिक महत्व देते हुए मानव मस्तिष्क की तार्किकता को विस्तृत व्याख्या की है। कॉम्ट का मानना है कि प्रत्यक्षवादी स्तर पर मानव की बौद्धिक क्षमता इतनी विकसित हो जाएगी कि यह लगेगा कि वास्तविकता यही है। मानव प्रगति के लिए समाज का बौद्धिक विकास होना आवश्यक है। समाजशास्त्र को भी यदि विज्ञान के रूप में विकसित करना है तो सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में तार्किकता पर अधिक प्रत्यक्षवादी विधि को महत्व देना आवश्यक है। नंबर 5, धर्म तथा विज्ञान का समन्वय। एक प्रत्यक्षवादी होते हुए भी कॉम्ट धर्म को विज्ञान का विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी मानते हैं। इसी कारण उन्होंने धर्म और विज्ञान के समन्वय पर जोर दिया है। कॉम्ट के अनुसार प्रत्यक्षवाद एक ऐसी प्रणाली है जिसका उद्देश्य संपूर्ण मानव समाज का भौतिक, बौद्धिक और नैतिक विकास करते हुए सामाजिक प्रगति की दिशा में आगे बढ़ना है। जन कल्याण में वृद्धि करने के लिए धर्म का दृष्टिकोण भी उसी तरह मानवतावादी है जिस प्रकार प्रत्यक्षवादी मानवतावाद तथा प्रगति को अपना अंतिम लक्ष्य मानता है। जब धर्म तथा विज्ञान का लक्ष्य समान रूप से जन कल्याण में वृद्धि करना है तो इनके बीच एक समन्वय का होना स्वाभाविक है। नंबर 6, सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन। कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद को केवल विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्पष्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसे एक ऐसे उपयोगितावादी ज्ञान के रूप में स्पष्ट किया जिसके द्वारा मानवता के कल्याण के लिए सामाजिक पुनर्निर्माण को प्रोत्साहन किया जा सके। प्रत्यक्षवाद को सामाजिक पुनर्निर्माण का एक प्रभावशाली साधन बनाने के लिए कॉम्ट ने सन 1848 में एक प्रत्यक्षवादी समाज के विकास पर भी जोर दिया, जिसमें असुरक्षा और स्वार्थ की जगह सद्भावना और परोपकार का अधिक महत्व हो। कॉम्ट ने ऐसे समाज को परार्थवादी समाज अथवा दूसरों के हित के लिए जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के समाज का नाम दिया।
नंबर 7, ऐतिहासिक पद्धति पर आधारित। यह सच है कि प्रत्यक्षवाद स्वयं ही अध्ययन की एक वैज्ञानिक पद्धति है, लेकिन कॉम्ट ने ऐतिहासिक आधार पर इस पद्धति की रूपरेखा को स्पष्ट किया। उन्होंने यूरोप में नगर राज्यों के विस्तार, चर्च राज्यों की स्थापना तथा अंत में लोकतंत्र के बढ़ते हुए प्रभाव के आधार पर यह स्पष्ट किया कि प्रत्यक्षवाद सामाजिक विज्ञान का आवश्यक आधार है। उन्होंने धार्मिक तथा तात्विक स्तर के पश्चात प्रत्यक्षवाद को जिस तरह चिंतन की तीसरी तथा अंतिम अवस्था के रूप में स्पष्ट किया है, उसमें भी यह स्पष्ट होता है कि कॉम्ट अपनी प्रत्यक्षवादी पद्धति को ऐतिहासिक पद्धति पर आधारित मानते थे। जहां तक ऑगस्ट कॉम्ट ने विज्ञानों का संस्करण बताया, यानी हायरार्की ऑफ साइंसेस जो बताया है, उसको समझना भी बहुत आवश्यक है कि समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्ट समाजशास्त्र को एक विशिष्ट प्रस्तुति प्रदान करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें एक ऐसे सुदृढ़ आधार की आवश्यकता थी जिसके माध्यम से वे अन्य विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र की विशिष्टता को प्रतिस्थापित कर सकें। कॉम्ट के पूर्ववर्ती विचारकों में सेंट साइमन ने वैज्ञानिक तरीके से विज्ञानों का वर्गीकरण अवश्य किया था, किंतु कॉम्ट ने वैज्ञानिकता के दृष्टिकोण से इस वर्गीकरण को स्वीकार न करते हुए इसे और अधिक वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट करने पर जोर दिया। इस दृष्टिकोण से कॉम्ट ने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में जहां एक ओर अन्य विज्ञानों से समाजशास्त्र के संबंध को स्पष्ट किया, वहीं दूसरी ओर एक नवीन विज्ञान होने पर भी इसके आधारभूत महत्व एवं व्यापक अध्ययन क्षेत्र पर प्रकाश डाला। कॉम्ट द्वारा प्रस्तुत विज्ञानों का संस्करण उनके इसी प्रयास का परिणाम है। कॉम्ट ने विभिन्न विज्ञानों के पारस्परिक संबंध तथा संस्करण को जिस रूप से स्पष्ट किया, वो मुख्यतः दो निम्नांकित सिद्धांतों पर आधारित हैं। नंबर 1, निर्भरता का बढ़ता हुआ क्रम, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी। कॉम्ट द्वारा प्रतिपादित विज्ञानों के संस्करण की पहली मान्यता यह है कि ज्ञान के विकास के साथ इसकी प्रत्येक आगामी अथवा नई शाखा अपने से पहले के ज्ञान पर अधिक निर्भर होती चली गई। इसका मतलब है कि सबसे पहले विकसित होने वाला ज्ञान अथवा विज्ञान सबसे अधिक स्वतंत्र होगा, जबकि ज्ञान की प्रत्येक आगामी शाखा अपने से पूर्व के सभी विज्ञानों अथवा ज्ञान की शाखाओं पर निर्भर होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे शाखाएं विकसित होती हैं, वैसे वैसे वे पूर्ववर्ती विज्ञानों पर अधिक आश्रित या निर्भर होती जाती हैं। नंबर 2, घटती हुई सामान्यता एवं बढ़ती हुई जटिलता, यानी डिक्रीजिंग जनरलिटी एंड इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्ट ने अपने पहले सिद्धांत के पूरक के रूप में इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। कॉम्ट का कहना है कि जैसे जैसे किसी एक विज्ञान की दूसरे विज्ञान पर निर्भरता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसकी सामान्यता में कमी होती जाएगी। किसी विज्ञान में यह सामान्यता जितनी कम होगी, उसकी कठिनता में उतनी ही अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। इसका तात्पर्य है कि जो विज्ञान जितना अधिक नवीन होगा, वो उतना ही अधिक सामान्य लेकिन कठिन होगा। इसका कारण यह है कि जिस विज्ञान की विषय वस्तु जितनी सरल होगी, वो विज्ञान अन्य विज्ञानों पर उतना ही कम निर्भर होगा, और जैसे जैसे किसी विज्ञान की अध्ययन वस्तु में विशिष्टता आती जाएगी, वैसे वैसे उस विज्ञान की अन्य विज्ञानों पर निर्भरता बढ़ती जाएगी। अर्थात सार्वभौमिक रूप में जो चीजें पाई जाती हैं, उनका अध्ययन करना आसान होता है। आधार पर कहा जा सकता है कि सभी घटनाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान सबसे अधिक सरल होता है और सामान्य होता है, क्योंकि सभी घटनाएं पहले घटित होती हैं। इस प्रकार सबसे पहले विकसित होने वाले विज्ञान सबसे अधिक सामान्य और कम से कम जटिल होते हैं। इस क्रम में आने वाले तीसरे, चौथे और आगामी विज्ञानों में सामान्यतः कम और जटिलता बढ़ती जाएगी। इस प्रकार जो विज्ञान जितना अधिक जटिल और अन्य विज्ञानों पर जितना अधिक निर्भर होता है, विज्ञानों के संस्करण में वह अंतिम स्थान पर होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कॉम्ट ने निर्भरता का क्रम एवं जटिलता के बीच समानुपातिक संबंध बतलाया है। कॉम्ट के द्वारा बदलाए गए विज्ञानों के संस्करण को हम विभिन्न विज्ञानों के बारे में चर्चा करके जान सकते हैं, जैसे गणित शास्त्र, जैसे मैथमेटिक्स,
जैसे कि हम आरंभ में उल्लेखित कर चुके हैं कि विज्ञानों के संस्करण में जिस विज्ञान की विषय वस्तु जितनी अधिक सरल होगी वो उतना ही सामान्य होगा। गणित विज्ञान का प्राचीन एवं विशुद्ध विज्ञान है। गणित में निहित तथ्यों की विवेचना के लिए अनुरूप विज्ञानों की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए 2 और 2 4 ही होते हैं। यह तथ्य सार्वभौमिक है। इस तरह कॉम्ट ने विज्ञानों के संस्करण में प्रथम स्थान गणित विज्ञान को प्रदान किया, क्योंकि इसके सिद्धांतों की सत्यता के लिए उसे दूसरे विज्ञानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। नंबर 2, खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी। विज्ञानों के संस्करण में दूसरा स्थान खगोल शास्त्र का आता है, जो अपने से पहले के विज्ञान गणित पर निर्भर है। अतः सिद्धांतानुसार यह विज्ञान गणित से अधिक जटिल है। गणित पर निर्भरता को पुष्टि के लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जैसे खगोल शास्त्र की विषय वस्तु का संबंध अंतरिक्ष और पृथ्वी घटनाओं से होता है। सामान्यतः खगोल शास्त्र में ग्रहों, सूर्य, चंद्रमा, दिन, रात आदि से संबंधित नियमों का अध्ययन किया जाता है। इन समस्त अध्ययनों का सत्यापन गणित की सहायता से ही किया जाता है। वास्तव में स्थलीय घटनाओं का संबंध खगोलीय घटनाओं से ही होता है। खगोल शास्त्र में ग्रह, नक्षत्रों, तारों आदि के बीच दूरी और उनके परिभ्रमण का निर्धारण आदि गणित की सहायता से ही किया जाता है। प्राचीन काल से ही ऋतुओं, मौसम, जलवायु आदि से संबंधित जानकारी पृथ्वी आदि के परिभ्रमण के आधार पर वर्ष, माह, दिन का निर्धारण किया गया। इस प्रकार गणित पर आधारित खगोलीय जानकारी के आधार पर ही वर्ष का कैलेंडर तैयार किया गया। नंबर 3, प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंसेस। विज्ञानों के संस्करण में तृतीय स्थान प्राकृतिक विज्ञानों का है, जिनमें मुख्यतः फिजिक्स, भौतिकी, केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र को सम्मिलित किया जाता है। भौतिकी तथा रसायन शास्त्र क्रमशः गणित एवं खगोल शास्त्र पर निर्भर हैं। इसीलिए इनकी विषय वस्तु की जटिलता अपने में पूर्व में दोनों से अधिक है। भौतिक शास्त्र में जो अध्ययन किया जाता है, उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण की जानकारी के लिए हमें खगोल शास्त्र और गणित का अध्ययन करना आवश्यक है। गुरुत्वाकर्षण के मान की विविधता होती है। इसके मान पर अक्षांश तथा ऊंचाई का प्रभाव पड़ता है। इस तरह भौतिकी के अध्ययन हेतु खगोल संबंधी जानकारी आवश्यक है। इसके साथ ही भौतिकी के सिद्धांतों की पुष्टि गणित के बिना भी नहीं हो सकती है, क्योंकि मान निकालने के लिए समीकरण में गणनात्मक तथ्यों का प्रयोग किया जाता है। भौतिक शास्त्र उसी तरह रसायन शास्त्र में भी रासायनिक प्रतिक्रियाओं की जानकारी खगोल एवं गणित शास्त्र के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती है। उदाहरण के लिए यह मापने के लिए कि किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में लवण, क्षार, अम्ल आदि के अणु हैं, हमें गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। इस क्षेत्र में खगोल संबंधी जानकारी भी इसीलिए आवश्यक है कि इसी के द्वारा यह जाना जा सकता है कि कोई रासायनिक तत्व अपने स्थलीय परिवेश में प्रकृति के प्रति कितना सक्रिय है या निष्क्रिय है। उदाहरण के लिए Na यानी सोडियम अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है। इसे जानने के बाद कि बाहर वातावरण का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इस तरह प्राकृतिक विज्ञानों की विषय वस्तु अपने पूर्ववर्ती विज्ञानों पर निर्भर रहती है। इसीलिए कॉम्ट का मत है कि प्राकृतिक विज्ञान गणित एवं खगोल शास्त्र से जटिल है। नंबर 4, जीव विज्ञान इन बायोलॉजी। जीव विज्ञान में वनस्पति तथा प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति से संबंधित अध्ययन के लिए भी हमें क्रमशः गणित, खगोल एवं प्राकृतिक विज्ञानों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके साथ ही जीव विज्ञानों के अध्ययन के लिए गणित, खगोल शास्त्र एवं प्राकृतिक विज्ञानों से संबंधित जानकारी भी जरूरी है। जंतु विज्ञान, जूलॉजी से संबंधित जानकारी भी जरूरी है। जंतु विज्ञान, जूलॉजी के बारे में कुछ भी जानने से पहले पूर्ववर्ती विज्ञानों का ज्ञान होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए एक अवयव अथवा शरीर अपना कार्य करता रहे, इसके लिए उसे भोजन की आवश्यकता होती है, जबकि भोजन के रासायनिक वर्गीकरण में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, विटामिन तथा जल आदि प्रमुख घटक हैं। अतः इन रासायनिक तत्वों की प्रतिक्रियाएं इसके
अनुपात आदि के लिए रसायन शास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। प्राणी शास्त्र भौतिक शास्त्र से भी संबंधित है, क्योंकि भौतिक शास्त्र से ही हमें ताप, भार आदि का ज्ञान होता है। प्राणी शास्त्र खगोल शास्त्र पर भी निर्भर करता है। किसी भी देश के लोगों के रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति तथा आर्थिक उन्नति आदि का जलवायु प्राणी के व्यवहारों से संबंधित होता है। शुरू में ऐसा माना जाता रहा है कि जलवायु प्राणी के व्यवहार, स्वास्थ्य और मानसिकता पर प्रभाव डालता है। अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि प्राणियों पर चंद्रमा की विभिन्न स्थितियों के अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। ऋतु परिवर्तन का भी प्राणियों पर असर पड़ता है। स्पष्ट है कि जीव विज्ञान जहां एक और खगोल शास्त्र से संबंधित है, वहां इसका गणित तथा प्राकृतिक विज्ञानों से भी घनिष्ठ संबंध है। इस तरह कॉम्ट ने जीव शास्त्र को अपने पूर्ववर्ती विज्ञानों से अधिक जटिल और अधिक निर्भर विज्ञान माना है। नंबर 5, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र चूंकि नवीनतम विज्ञान है, अतः सिद्धांतानुसार इसमें बढ़ती हुई निर्भरता और बढ़ती हुई जटिलता की विशेषताएं सबसे अधिक हैं। इसे प्रस्तुत करते हुए कॉम्ट ने कहा कि सामूहिक घटनाओं से संबंधित सामाजिक विषय वस्तु अत्यधिक जटिल है, क्योंकि कॉम्ट के अनुसार यह विज्ञान अपने पूर्ववर्ती विज्ञानों पर सबसे अधिक निर्भर है। उदाहरण के लिए सामूहिक क्रियाएं या किसी समाज में पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करने वाला तथा अनुमापन यानी मेजरमेंट करने के लिए हमें गणित की जरूरत होती है। सच तो यह है कि खगोल शास्त्र पर भी निर्भर है, क्योंकि वैज्ञानिक खोजों से यह स्पष्ट हुआ है कि सामाजिक जीवन काफी सीमा तक भौगोलिक दशाओं से भी प्रभावित होता है। खगोल शास्त्र के पश्चात प्राकृतिक विज्ञानों यानी भौतिक रसायन है। मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है तथा इन तत्वों के प्रभावों का विश्लेषण करके ही यह ज्ञात किया जा सकता है कि पर्यावरण प्रभाव किस प्रकार एक समूह के सदस्यों और उसकी संस्कृति को प्रभावित करते हैं। जीव एवं वनस्पति विज्ञानों के अध्ययनों तथा उनके परिणामों के आधार पर ही औषधि एवं चिकित्सा आदि का उद्भव हुआ है। चिकित्सा और समाजशास्त्र सोशियोलॉजी ऑफ मेडिसिन के अध्येताओं ने भी कहा है कि औषधि एक सामाजिक तत्व है। औषधि में जिन वनस्पतियों का मिश्रण होता है, उनका व्यवस्थित अध्ययन वनस्पति शास्त्र में किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र अपने पूर्व के सभी विज्ञानों पर सबसे अधिक निर्भर एवं जटिलतम विज्ञान है। विज्ञानों के संस्तरण के माध्यम से कॉम्ट ने समाजशास्त्र को पूर्ववर्ती विज्ञानों की तुलना में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। इस सिद्धांत में निहित जटिलता और विकास के समानुपातिक संबंधों के आधार पर ही कॉम्ट को उद विकासवादी विचारक की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने प्रत्यक्षवाद और कॉम्ट द्वारा प्रतिपादित विज्ञानों के संस्तरण को समझा। बहुत बहुत धन्यवाद।